अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, खबरें काफ़ी हैं लेकिन तीन बड़ी खबरें सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा। पहली खबर यह है कि मोहसिन नकवी का पहला इम्तिहान है और ईद के बाद पूरे मुल्क में क्रैकडाउन होने जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। नवाज शरीफ की बिल आखिर लंदन वापसी, ये मैंने आपको पहले ही खबर दी थी कि उनको बता दिया गया है कि पंजाब और वफाकी हुकूमत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। कब वापस जा रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा IMF ने पाकिस्तान से तारीख का सबसे बड़ा मुतालबा कर दिया है। वो मुतालबा क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सेनेट के इंतखाबात पे बात करते चलें कि सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं कि इस बार जिस तरह इलेक्शंस में इल्ज़ामात लग रहे हैं, मौलाना फजल रहमान लगा रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई लगा रहे हैं, अख्तर मेंगल लगा रहे हैं, सिंध के GDA के रहनुमा लगा रहे हैं कि इंतखाबात में पैसे लेकर उम्मीदवारों को जिताया गया, रिकॉर्ड धांधली की गई। इस बार इतलात हैं कि सेनेट के टिकट भी जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं और 3 उम्मीदवारों को तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुक्म है जितवाना है, जिनमें मोहसिन नकवी सर फहरिस्त हैं और काकड़ जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे वो भी इसमें शामिल हैं, जबकि फैसल वाडा भी शामिल है और सबको पता है कि फैसल वाडा किसके तर्जमान हैं। अब इसके अलावा भी पता चला है कि कई उम्मीदवारों को भारी रकूम के एवज यानी करोड़ों की यानी रुपए लेकर, और ये कोई 2, 4, 5, 10 करोड़ नहीं है, ये 1 अरब रुपए तक की मालियत की भी कुछ सीटें हैं जो फरोख्त होने जा रही हैं। और इसमें इम्तिहान है सबसे ज़्यादा इस वक्त अली अमीन गंडापुर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि KPK के जो अरकान असम्बली हैं PTI के, उनको ख़रीदा जाए और उनसे सेनेट के ये जानबूझकर ये गलती करवाई जाए ताकि जो अपने ही जो फ्रेंडली फायरिंग शेर अफजल मरवत ने पहले भी KPI हुकूमत पे की थी कि अरबों रुपए की करप्शन हुई, उस इल्ज़ाम को साबित किया जा सके। तो इन सेनेट के इंतखाबात में अली अमीन गंडापुर के ऊपर मुनहसर है कि वो किस तरह PTI KPK के वोटर्स जो वोट हैं जो अरकान असम्बली के, उनको बिकने से बचाते हैं। अब बात करते हैं नवाज शरीफ के हवाले से कि मैंने आपको पहले वीलॉग में बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नवाज शरीफ को इतला दे दी गई है कि वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत में उनका कोई अमल दखल नहीं होगा और बेहतर है कि वो इलाज की गर्ज से और आराम के लिए लंदन चले जाएँ। तो नवाज शरीफ ने यह मशवरा मान लिया है और रमज़ान के आखिरी अशरे में नवाज शरीफ पहले सऊदीया जाएंगे, वहाँ वो अशरा गुजारेंगे, उसके बाद वो लंदन जाएंगे और वहाँ जाकर उन्होंने बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है कि वो अपने टेस्ट करवाने जा रहे हैं और वहाँ जाकर वो अपने सेहत के मामलात को देखेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही खबर दे चुका हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत में या वफाकी हुकूमत में कोई मुदाखलत नहीं चाहती। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ को अंदरूनी खाना ये भी पैगाम दे दिया गया है कि अगर नवाज शरीफ की मुदाखलत जारी रही तो और ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर हैं। और वो और ऑप्शंस क्या हैं? मोहसिन नकवी साहब का सितारा इस वक्त अरूज पे है। मोहसिन नकवी साहब यकीनन वो ऑप्शन है कि जिनको अब वफाकी वज़ीर दाखिला तो बनवाया ही जा रहा है, चेयरमैन PCB भी वो रह चुके हैं, भी वो हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए भी उनका कद काठ अब कुछ छोटा नहीं रहा। तो उसी वजह से बड़े मियाँ साहब को मजबूरन अपनी बेटी की वजारत आला पहले और अपने भाई की वजारत उज़्मा बाद में बचाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का ये मशवरा मानकर उनको लंदन जाना पड़ रहा है। अब आएंगे अपनी जो आखिरी खबर है कि IMF ने दूसरी खबर ये कि IMF ने पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा मुतालबा किया है वो ये है कि उन्होंने पहले तो CPEC के हवाले से सारे कर्ज़ों की और सारे अखराजात की तफसील मांगी थी। उसके बाद उन्होंने NFC अवार्ड के ज़रिए सूबों का हिस्सा कम करने का हुक्म दिया था हमें। और अब आखिरी जो उन्होंने ताबूत में हमारी कील ठोंकी है वो उन्होंने हमारे तमाम तर दफाई अखराजात की तफसील तलब कर ली है, क्योंकि आपका दिफा चूँकि अब IMF के कर्ज़ों के ऊपर आ चुका है तो ये तो होना ही था एक दिन। और इंडिया बड़ी देर से ये मुतालबा कर रहा था IMF से, और IMF में इस वक्त इंडियन लॉबी कितनी मजबूत है वो शायद किसी को इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि इस वक्त वो कितने कलीदी ओहदों पे फाइज हैं इंडिया में, इंडियंस IMF पे। और वो बड़ी देर से ये शोर डाल रहा था कि पाकिस्तान के दफाई अखराजात IMF के कर्ज़ों पर ना चलें, उनको IMF पाकिस्तान को किसी सूरत दिफाई अखराजात की मद में कर्जा ना दे। तो अब IMF ने वो अखराजात की तफसील मांग ली है और मैं ये समझता हूँ कि शायद अब हम उस पोजीशन में आ गए हैं कि शायद हम अपने दिफा के लिए भी मजबूर हो गए हैं कि हम गैरों की तरफ देखें।
यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब हमें अपने तमाम तर दिफाई मामलात के बारे में बड़ा हसास होने की ज़रूरत है कि किस तरफ ये हालात का रुख हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि इंडिया के बारे में एक ख़बर, यानी हमारे बारे में तो इंशाल्लाह माशाल्लाह आपको हर खबर ही यानी हमें बुरी ही मिल रही है, लेकिन इंडिया के बारे में एक खबर बता दूं कि इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है जो गाड़ियां तैयार करता है। और दुनिया के ममालिक कौन से हैं गाड़ियां तैयार करने वाले? जापान सर फहरिस्त है, अमेरिका भी इसमें शामिल है, चीन भी इस दौड़ में शामिल हो चुका हुआ है, साउथ कोरिया भी इस दौड़ में शामिल है, जर्मनी का बहुत बड़ा नाम है इसमें, फ्रांस का बहुत बड़ा नाम है, इटली का बहुत बड़ा नाम है, यूरोप के बहुत सारे ममालिक गाड़ियाँ तैयार करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया की तरक्की की रफ्तार क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं। और हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे साथ आज़ाद होने वाला इंडिया जो अशरों तक हमसे बहुत ज़्यादा गरीब था, वो एकदम हमसे आगे क्यों निकल गया? क्या उसकी वजह ये तो नहीं कि वहाँ पर जमहूरियत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया? मैं ये दावे से कहता हूँ इंडिया में उतनी ही करप्शन है या हमसे भी ज़्यादा करप्शन है, बिल्कुल है। वहाँ पे वही माहौल है जो हमारे यहाँ पे है, बिल्कुल अकारवा पर भी वैसे ही है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन भी वैसे ही है। लेकिन एक चीज़ जिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ वो जमहूरियत है कि 1947 से लेकर आज तक वहाँ जमहूरियत पे कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। तो क्या ये बुनियादी वजह तो नहीं है? अब आएंगे अपनी आखिरी खबर की तरफ कि मोहसिन नकवी जिन पे इतनी अनायात की जा रही थी, नवाज़ें की जा रही थी, उनका पहला इम्तिहान आ गया है। ईद के बाद पूरे मुल्क में क्रैकडाउन की तैयारियां की जा रही हैं और पीटीआई के वो रहनुमा जो बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं और जिनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक भी नहीं है, उनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो रहनुमा है उनका नाम दूंगा, वो है मुराद सईद। मुराद सईद ने पीछे बड़ी सख्त बातें की हैं अरशद शरीफ की शहादत को लेकर, और इसी तरह कुछ और हमारे पीटीआई के अरकान असम्बली हैं जो टीवी चैनल्स पे बैठकर बड़ी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब फैसला किया गया है कि इन सब को जो है वो गिरफ्तार किया जाए और मोहसिन नकवी साहब को इसीलिए वफाकी वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनको राना सनाउल्लाह पे एतमाद नहीं था और ना ही उन्हें सिंध हुकूमत पे एतमाद है, क्योंकि सिंध हुकूमत शायद पीटीआई के खिलाफ वैसा क्रैकडाउन ना करे, क्योंकि सियासी लोग हैं, सियासी जमात है, तो उस हद तक वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इसलिए मोहसिन नकवी साहब को लगाया गया है कि वो अपने जरदारी साहब से जो उनके तल्लुकात हैं उसको भी इस्तेमाल करें और जो सिंध की क़यादत है उससे भी जो तल्लुकात है उसको इस्तेमाल करें, और कराची हैदराबाद के लेवल पर जो सिंध में एहतजाज होता है पीटीआई की जानिब से उसको आइंदा क्रश किया जा सके। पंजाब में एक बार फिर इसको क्रश किया जाएगा और केपीके में भी इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। तो ये मोहसिन नकवी साहब का पहला इम्तिहान है। और जहाँ तक ताल्लुक है पीटीआई का, तो पीटीआई की जानिब से जवाब भी आ गया है कि पहले भी पंजाब में मोहसिन नकवी का पूरा जुर्म बर्दाश्त किया, पीटीआई की क़यादत ने जवाब दिया इस पर और आइंदा के लिए भी तैयार हैं। और इसके साथ साथ जिस सोशल मीडिया पर जो शहदा के खिलाफ कंपेन को बुनियाद बनाकर यह ऑपरेशन किया जा रहा है, पीटीआई ने एक बड़ी खुशाइन बात है, पीटीआई की क़यादत ने उससे ला ताल्लुकी का ना सिर्फ ऐलान किया है बल्कि ये भी उन्होंने मुतालबा किया है कि जिन सोशल मीडिया के अकाउंट्स से शहदा के खिलाफ कोई मुहिम चलाई जा रही है उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए, लेकिन उनका मुतालबा है कि सिर्फ उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका बहाना बनाकर पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन न किया जाए जैसा 9 मई के बाद किया गया था। ये थी आज की खबरें। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।